डियर स्टूडेंट्स, हाई लेवल वोकैब की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ और अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस में काफ़ी एडवांस लेवल वर्ड्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के रूप में पूछे जाते हैं। आज हम उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो एसएससी के सीजीएल मेंस और प्री के अंदर लगभग 5 6 7 बार पूछे जा चुके हैं। साथ में ये शब्द सीडीएस, एनडीए और अदर एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आइए आज उन्हीं इंपॉर्टेंट शब्दों को आपके सामने डिस्कस करते हैं। आपके सामने पहला एक इंपॉर्टेंट शब्द है रेप्रीमैंड। रेप्रीमैंड का मतलब होता है किसी को झिड़कना, डांट देना, फटकार देना। और यह शब्द एसएससी में पिछले 15 साल में 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है किसी की दुख, तकलीफ, सफरिंग को कम कर देना, शांत कर देना, शमन कर देना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, मतलब जो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिद्दी है, अड़ियल है। थोड़ा सा ये नेगेटिव मीनिंग लिए हुए है कि सब वो व्यक्ति जिद्दी है, कई बार सही बात पर भी अड़ जाता है। एडवर्सिटी का मतलब है जो प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं, विपत्ति काल जो रहता है, जहाँ दुर्भाग्य वाली जो स्थिति रहती है, उसे हम लोग एडवर्सिटी कहते हैं। ठीक ऐसे ही शब्द है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए धन की उपलब्धता रहती है, उसे हम लोग एफ्लुएंस कहते हैं। और ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिन शब्दों के अंत में जनरली ई एन टी या ए एन टी होता है तो वे शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली 99.99% केसेस में। ये मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के सफिक्स के चैप्टर में, जो हमारी युवाम ग्रामर का जो कोर्स है, उसमें आपको ये सफिक्स सभी मैंने बताए हैं। यदि इसी ई एन टी और ए एन टी को ई एन सी ई या ए एन सी ई में बदल दिया जाए तो ये नाउन्स बन जाते हैं। तो यहां पर ये एफ्लुएंस एक नाउन है। आइए अब इन शब्दों को वन बाय वन विद एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला शब्द है रेप्रीमांड, और इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए कि रेप्रीमांड। क्लियर? ये एक वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज होकर किसी बात पर उसको डांट देना, झिड़क देना, फटकार देना। इट मीन्स टू स्पीक समवन एंग्रीली एंड सीरियसली टू शो योर डिसअप्रूवल ऑफ देयर रॉन्ग बिहेवियर और एक्शन। यानी किसी व्यक्ति का गलत व्यवहार या किसी गलत काम के लिए अपने डिसअप्रूवल यानी अपनी नाराजगी या असहमति जताते हुए किसी से बहुत ही नाराजगी से कुछ बोलना, कहना। इसके सिनोनिम के रूप में रेब्यूक एंड स्कोल्ड शब्द काफी बार पूछा जा चुका है, और ये एसएससी में पिछले 15 साल में 6 बार पूछा गया है। आइए सेंटेंस देखते हैं। द चेयरमैन रेप्रिमांडेड द मैनेजर फॉर फेलिंग टू डू हिज ड्यूटी। कि जो चेयरमैन है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके चेयरमैन ने मैनेजर को वो अपने काम करने में जो असफल रहा उसके लिए उसको बहुत सख्ती से डांटा, फटकारा, झिड़क दिया। तो जनरली बॉस जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को नेचुरली डांट सकता है। अगला सेंटेंस देखिएगा। ही वॉज सीवियरली रेप्रिमांडेड फॉर हिज वायलेंट बिहेवियर। कि उसके अपने उग्र व्यवहार के लिए, जो हिंसात्मक जो उसका एटीट्यूड या बिहेवियर था, उसके लिए उसे बुरी तरीके से डांटा, फटकारा गया। और ये पैसिव स्ट्रक्चर है। जब कभी भी वर्ब टू बी यानी इजारम वॉज या बी की किसी फॉर्म के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होती है, तो वह सेंटेंस जो होता है वह पैसिव वॉइस में माना जाता है। और सीवियरली मतलब ये उसकी इंटेंसिटी बता रहा है कि काफी बुरी तरीके से उसे डांटा, फटकारा गया, उसके हिंसात्मक यानी उग्र बिहेवियर के लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सीवियरली रेप्रिमांडेड द स्टूडेंट फॉर बाइटिंग अनदर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे बाइटिंग का मतलब किसी को काट लेना। ध्यान दीजिएगा, BITE, बाइट। तो कई बार गुस्से गुस्से में कोई किसी को काट लेता है, तो टीचर ने बहुत बुरी तरीके से एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को काट लेने के लिए डांटा, फटकारा। I am giving you a lot of sentences on the words because we can retain a word for a longer time in our mind
when we read it or we use it in some sentence or in some situation. That's why if we read some words in some context, then certainly that word will be for a longer period in your mind. So I always advise the students, if you want to enhance your vocabulary power, you must read a lot of books, articles, and newspapers and good novels also. So read and read. This is the only single way to improve your high level vocabulary and use them impressively in your day-to-day conversation as well as in your writing. So please read and read. Okay. This word has already been asked 6 times in SS examination. Okay. Next important word is mitigate. It is another important word जो कहना चाहिए LESSN लेसन, किसी चीज को कम कर देना. डिमिनिश भी इसके सिनोनिम के रूप में यूज हो सकता है. इट मीन्स टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीवियर, अनप्लेजेंट और पेनफुल. कि कोई दुखदाई कोई चीज है, कोई अप्रिय या अनप्लेजेंट है, बहुत तेज, जैसे दुख तकलीफ हो सकता है, ये शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या कोई चीज नुकसानदायक है, तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको कम कर देना, ये होता है मिटिगेट. ये डिक्रीज भी इसका सिनोनिम हो सकता है. ये LESSEN लेसन भी इसका सिनोनिम हो सकता है. और इवन जिसे हमने कहता है ना डिमिनिश करना, कम करना, इसके अलावा इसके बहुत अच्छे सिनोनिम्स सेपरेटली हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं. सो किसी भी दुखदाई, अनप्लेजेंट या जो बहुत ही सीवियर है, कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा या कोई नुकसानदायक चीज है, उसको कम कर देना. टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल. इट मीन्स उस चीज को शांत कर देना, कम कर देना, उसका शमन कर देना, यानी उसको घटा देना, यानी घटाना. इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एलिविएट. क्लियर है. और ये भी पिछली 15 साल में 6-7 बार एसएससी में सिनोनिम एज वेल एज एंटोनिम में पूछा गया है. जिसे कहते हैं ना कि एग्रावेट, किसी चीज को और ज्यादा भड़का देना, किसी चीज को और ज्यादा उग्र बना देना, खासतौर से किसी दुख, तकलीफ, पीड़ा को, उसे एग्रावेट करना कहते हैं. तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट. आइए अब सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस है गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट पॉवर्टी. कि सरकार को गरीबी को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए, कुछ पहल करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए. ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं. सो आई एम गिविंग यू सेंटेंसेस about our day-to-day useful conversation. So you please read these sentences at least 3, 4, 5 times and imagine the whole situation in your mind so that you can retain this word for a longer period in your mind and you can use them immediately whenever any occasion arises. Okay? कि जब कभी भी मौका चले तो आप इन शब्दों को लिखने में और बोलने में यूज कर सकें. अगला सेंटेंस देखिएगा. द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम न्यू मेडिसिन्स टू मिटिगेट द पेशेंट्स सफरिंग. कि डॉक्टर ने, इसके प्रिस्क्राइब का मतलब जो डॉक्टर अपने मरीज को जो दवा लेने के लिए जो लिख के देता, भाई आपको ये चीजें, ये दवाएं लेना चाहिए, इन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उसे उसका प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. प्रिस्क्राइब एक हिंदी में इंग्लिश के एक वर्ब है और अच्छा शब्द कई बार पूछा जाता है. तो डॉक्टर ने पेशेंट की सफरिंग, यानी पेशेंट की सफरिंग का मतलब है पीड़ा, तकलीफ जो थी, उसे कम करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की हैं. और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेजर्स नीड टू बी टेकन बाय ऑल द कंट्रीज टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डैमेज. अब सभी लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है. दुनिया भर का ट्रैफिक, CO2 और हार्मफुल केमिकल्स वातावरण में छोड़े जा रहे हैं.
पेड़ और जंगल को काटा जा रहा है, तो उन एनवायरमेंटल डैमेज को, जो वातावरण के नुकसान है, उनको घटाने के लिए, उन्हें कम करने के लिए सभी कंट्रीज के द्वारा कुछ ना कुछ मेजर्स, कुछ ना कुछ कदम उठाए जाना चाहिए। और ये पैसिव स्ट्रक्चर है, नीड टू बी टेकन, उठाए जाने के लिए कुछ कदम सभी देशों द्वारा उठाए जाने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस और बहुत अच्छा शब्द है, क्लियर। और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप इन सभी सेंटेंसेस को देखें और एक अच्छा सेंटेंस और शब्द आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और यह है ऑब्स्टिनेट। और यह भी पिछले 15 साल में 6 बार तो एसएससी में, साथ में सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लेट, पीओ जैसे एग्जामिनेशन में भी यह पूछा जा चुका है। यहां पर इसके 2 इंपॉर्टेंट मीनिंग है। एक जनरल मीनिंग या कॉमन मीनिंग यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी बात के लिए जिद कर जाता, अड़ जाता है, हठी हो जाता है, किसी की बात को मानता नहीं है या अपने मानसिक विचार को नहीं बदलता है, ठीक। पर यह थोड़ा नेगेटिव मीनिंग ली हुई है। ठीक ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यानी वो परमानेंटली चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो ठीक हो ही नहीं रही है, तो वो प्रॉब्लम भी ऑब्स्टिनेट हो सकती है, क्लियर। कई बार इवन अगर आपके कपड़ों पर कोई दाग धब्बा लग गया और सामान्यतः साबुन से वह नहीं जाता है, तो वह भी एक ऑब्स्टिनेट स्टेंस कह सकते हैं, यानी जिद्दी दाग धब्बे जा ही नहीं रहे। तो आइए सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर के लिए ऑब्स्टिनेट, और स्पेलिंग देखिए और प्रोनाउंसिएशन देखिए, ऑब्स्टिनेट, क्लियर। मीनिंग अ वेरी डिटरमिन्ड, नॉट टू चेंज वंस प्लान्स, आइडियाज और बिहेवियर, यानी वह अपनी बात में बहुत अडिग है और अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने प्लान को बिल्कुल चेंज नहीं करता है। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग लिए हुए है कि सामान्यतः किसी गलत बात के लिए भी व्यक्ति अड़ जाता है, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं जिद्दी, हठी या अड़ियल। इसका बहुत कॉमन सिनोनिम है स्टबबर्न। ध्यान दीजिएगा, इसको स्टबबॉर्न नहीं बोलेंगे, स्टबबर्न, क्लियर। स्टबबर्न, बर्न, स्टबबर्न। कुछ लोग ये डबल बी होने के कारण से स्टबबॉर्न ऐसा बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन स्टबबर्न, क्लियर। अब आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर एंड ऑलवेज एक्ट्स इन हिज ओन वे। वह स्वभाव से, नेचर से बहुत ही जिद्दी है और जो उसको तरीका पसंद आता है उसी तरीके से वह काम करता है। इट मीन्स ही एक्ट्स इन हिज ओन वे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बात मानते नहीं है और जो उनके जम गई दिमाग के अंदर उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगला सेंटेंस है, I now realize that my obstinate refusal has caused a lot of problems to everyone. कि अब मैं इस बात को महसूस करता हूं कि, और ये ध्यान दीजिए कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ ये प्रिंसिपल सेंटेंस आई नाउ रियलाइज और ये पूरा दैट क्लॉज है, आगे पूरा का पूरा, जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। और मीनिंग है, और यहाँ दैट का मीनिंग है कि मेरा जो एक अड़ियल पने से जो मनाई थी, रिफ्यूजल था, उसके कारण से सभी लोगों को समस्या हुई है, ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ऑब्स्टिनेट एंड डिटरमिन्ड एंड विल नॉट गिव अप। कि वह जिद्दी है, अपनी बात में बहुत दृढ़ है। डिटरमिन्ड पॉजिटिव मीनिंग देता है, देखिए, फर्म एंड डिटरमिन्ड, इवन टेनेशियस, ये बहुत अच्छा शब्द है। ऑब्स्टिनेट का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने अपने हाई लेवल वोकैब के कोर्स में, और जो हमारी बुक है, हमारी बुक हाई लेवल वोकैब में, तो हमने अल्फाबेटिकली A to Z इन वर्ड्स को दिया है। साथ में हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में इन्हें सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के हिसाब से रिकॉर्ड किया है। और ये जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम वे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले रहे हैं जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ में मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, खासतौर से एसएससी, ठीक। तो ऑब्स्टिनेट का अलग से वीडियो है, ठीक। आगे देखिए, किसी प्रॉब्लम और सिचुएशन के लिए अगर वो ऑब्स्टिनेट है तो क्या मीनिंग है? इट मीन दैट प्रॉब्लम एंड दैट सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ।
उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और टू डील विथ, और उसको डील करना मुश्किल होता है, तो उसे भी हम लोग ऑब्स्टिनेट कहते हैं। सेंटेंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट द ऑब्स्टिनेट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी की हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में भयंकर समस्या है। इरेडिकेट, इट इज अनदर गुड वर्ड फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसका मतलब होता है किसी समस्या को, प्रॉब्लम को, या किसी भी कानून को, नियम को भी इरेडिकेट कर देना, उसको काट फेंकना, उसको हटा देना, उसको खत्म कर देना। तो यहां पर इसका मीनिंग है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, उसे इरेडिकेट करना, उसे खत्म करना, उसे हटा देना, उसका उन्मूलन करना, उसे जड़मूल से उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट ऑब्स्टिनेट प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये से छुटकारा पाने में बहुत मुश्किल है। सो ए वेरी गुड वर्ड फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड व्हेन यू रीड समथिंग you will generally find all these words regularly in your articles and books and novels, and even most of the people use these words in their advanced level spoken English also. Another important one, this is adversity. Adversity ये prosperity का एंटोनिम है। prosperity का मतलब होता है संपन्नता। ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द होता है रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, क्लियर है, और इसी का एक होता है वेल्थी, जो धनी है, ठीक। लेकिन नाउन के रूप में ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरस का मतलब रिच होता है, जो संपन्न है। यहां एडवर्सिटी का मतलब है कि बदनसीबी, दुर्भाग्य या बुरी सिचुएशन का होना, और ये नाउन है। और मैंने आप लोगों को युवाम के ग्रामर कोर्स में जब सफिक्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि जिन शब्दों के अंत में जनरली ITY आता है या LTY आता है, तो ये 99.99% केसेस में नाउन्स होते हैं। और यहां पर देखिए ITY आया एडवर्सिटी, और उसको सिटी कहने की जरूरत नहीं, सिटी, एडवर्सिटी, ठीक। इट मीन्स ए वेरी डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन और इवेंट, बहुत ही डिफिकल्ट यानी मुश्किल भरा, दुर्भाग्य वाला जो स्थितियां होती है, जो परिस्थितियां, इसे हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियां, जिसे बदनसीबी कहना चाहिए हिंदी में, या इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए। दुर्भाग्य टाइपिंग एरर है, या बदकिस्मती कहते हैं, यार ये तो मेरी एडवर्सिटी है, बदकिस्मती है। सेंटेंस देखिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एडवर्सिटीज, फेस देम बोल्डली as a teacher, because somebody is facing some adversity, some adverse situation in their life or some problems, and now just to motivate that particular person I say, अरे भाई ऐसे मुसीबतों से डरो मत, इनका सामना करो हिम्मत से। So this is another good sentence to advise somebody else to have courage and patience to face the adverse situation boldly. So don't be afraid of adversities, face them boldly. Okay? And next है, she struggled on in the face of adversity, कि जो बदनसीबी वाले जो दिन थे, जो दुर्भाग्य भरे दिन थे, उसमें भी वह स्ट्रगल करती रही, स्ट्रगल करके आगे बढ़ती रही। सो स्ट्रगल ऑन, ठीक, बहुत अच्छा शब्द। और लास्ट एक शब्द है एफ्लुएंस। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया ना, ENT या ANT जिन शब्दों के लास्ट में आता है जनरली ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। जैसे डिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट ANT, क्लियर है, या ENT, क्लियर। अब यहां पर यदि ENCE में या इन्हें ANC में बदल दें, जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, डिपेंडेंट, डिपेंडेंस, ठीक ऐसे ही ये एफ्लुएंस नाउन है। एफ्लुएंस ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है एफ्लुएंट, जो यहां पे लिखा हुआ देखिए, क्लियर है। ये जो एफ्लुएंट है ये इसका एडजेक्टिव है, क्लियर। इस एडजेक्टिव के ही मैंने ये मीनिंग दी हुई है। ये जो मीनिंग है ये थोड़ा गलती से ऊपर हो गया, क्योंकि शब्द पूछा गया था एफ्लुएंस, और ये SSC में पिछले 15 साल में 6 बार पूछा हुआ शब्द है। साथ में अदर एग्जाम में तो पूछा ही गया है, ठीक। तो पहले तो हम लोग एफ्लुएंस नाउन है
और एफ्लुएंट जो है ये एडजेक्टिव है, और इस एफ्लुएंट का जो सिनोनिम है या ये रिच का सिनोनिम है, रिच या वेल्दी, रिच या वेल्दी। सो रिच वेल्दी यानी ये अमीर, ये एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट का मीनिंग है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, और रिच इनफ यानी पर्याप्त रूप से धनी होना, या जिसके पास बहुत सा पैसा है, यानी वे व्यक्ति धनी है, संपन्न है, अमीर है, तो इसे हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। इस एफ्लुएंट से नाउन बन जाता है एफ्लुएंस, और इसका मतलब होता है वेल्थ, धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रचुरता, और ये प्रॉस्पेरिटी इसका कहना चाहिए सिनोनिम है। किसका? एफ्लुएंस का सिनोनिम है ये। क्लियर है? और एडवर्सिटी का एंटोनिम है। मैं फिर आप सभी स्टूडेंट्स को सलाह दूंगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है, यदि आप इसके अंदर लगभग 700-800 वर्ड्स एडवांस लेवल के सीख लें, और साथ में हर शब्द के 2-3 सिनोनिम और एंटोनिम सीख लें, तो लगभग 2 से 2,500 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में और जुड़ जाएंगे, और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। इसके लिए आप युवाम के हाई लेवल वोकैब की किताब पढ़ें, साथ में उसके साथ दिए गए जो वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं आप उनको पढ़ें, आपको काफी वोकैब इंप्रूव हो जाएगा। तो ये जो मीनिंग है ये इस एफ्लुएंट के मीनिंग है यहां पर। ठीक, तो हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जैसे कि सेंटेंस देखिए, लग्जरी आइटम्स आर जनरली बॉट बाय द एफ्लुएंट पीपल, कि जो लग्जरी आइटम्स है, बड़ी बड़ी कारें, घर में संपन्नता वाली जितने बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब अमीर लोगों द्वारा खरीदी जाती हैं। और ये सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में, लग्जरी आइटम्स आर बॉट जनरली बाय, ठीक है, सो आर बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन एफ्लुएंट पर्सन हैज एवरीथिंग टू लिव इन लग्जरी व्हाइल अदर्स हैव नथिंग एट ऑल, कि एक अमीर व्यक्ति के पास ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए सब कुछ होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता है, यानी दे आर सो पुअर दैट इवन दे डोंट हैव टू ईट एनीथिंग एट बोथ द टाइम्स। सो दिस इज एफ्लुएंस। इस एफ्लुएंस का मीनिंग, यानी एफ्लुएंट इसका नाउन है एफ्लुएंस, और एफ्लुएंस का मीनिंग है वेल्थ, यानी धन संपत्ति का प्रचुर मात्रा में होना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये शब्द थे एडवांस्ड लेवल वर्ड्स, और ये मैंने आपको एसएससी के लगभग 15 साल के पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया है, उनको अच्छे से स्टडी किया है, एंड आई हैव फाउंड दैट ऑलमोस्ट ऑल देयर आर 2000 वर्ड्स which are repeatedly asked in these competitive examinations. So I have compiled all these words alphabetically in our book High Level Vocab published by UAM, and also as per synonym and antonyms we have recorded these words so that you can get all these video lessons free of charge with our book of High Level Vocab. And in this particular video series I am giving you those words in first episode which have been asked several times in antonyms and synonyms. You have to listen to these videos several times, as many times as you can, and also frame your own sentences so that you can retain these words for a longer period in your mind. Once again, I would also like to advise you to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that you will get the notifications